नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में कुछ प्रॉब्लम के कारण हम जानते हैं कि इसमें कुछ थोड़ा सा तकलीफ आ गया है। तो वीडियो को हम चौथे वीडियो में इसको कवर कर रहे हैं, तीसरे वीडियो तक आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि हम मगध पढ़ा रहे थे, देखिए मगध में 3 वंश था, हर्यक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो हर्यक वंश को हरा के नंद वंश के गद्दी पर धनानंद बैठा। धनानंद के पिताजी का क्या नाम था? तो धनानंद के पिताजी का नाम था परमानंद। अब धनानंद को हरा के मौर्य वंश का स्थापना हुआ और मौर्य वंश के गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का स्थापना कैसे हुआ? तो इसका बहुत लंबा कहानी है, हालांकि शॉर्ट में भी है कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के मदद से क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया। धनानंद बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर शासक था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मगध के बाद हम आपको महाजनपद काल के बारे में पढ़ा रहे थे। महाजनपद काल में ही हम मगध पढ़ा रहे थे। तो महाजनपद काल की विशेषताएं क्या थी? तो इसमें 3 प्रकार की विशेषताएं थी महाजनपद काल की: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। तो राजनीतिक में तो हम देख सकते हैं कि चूंकि महाजनपद काल था, तो महाजनपद काल अपने आप में क्या कहते हैं, अपने आप में महत्व रखता है। क्यों महत्व रखता है? क्योंकि जनपदों के मिलने से क्या बना? महाजनपद। उसके बाद आर्थिक में आएंगे तो आर्थिक में आप जानते हैं कि कृषि का विकास हुआ, उद्योग होने लगा छिटपुट स्तर पर, व्यापार होने लगा छिटपुट स्तर पर, मतलब थोड़ा सामान्य स्तर था, मतलब होने लगा। मुद्रा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये होने लगा। इन सब के विकास का काल माना जाता है महाजनपद काल। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन सब के विकास का काल ये सब आ जाएगा, ये छठी सदी ईस्वी पूर्व में ये सारा आ जाएगा। उसके बाद सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में क्या हुआ? ये महाजनपद काल में भारत में दूसरे नागरिकीकरण का काल माना जाता है। महाजनपद काल दूसरे नागरिकीकरण का मतलब कि देखिए, पहले जो जनपद था वो जनपद में लोग होते थे, तो जनपद के जो सरदार होते थे, जो छोटे मोटे राजा होते थे जनपद के, उनको रिपोर्ट करते थे, तो वो एक जनता टाइप के रहते थे। लेकिन जब बहुत सारे जनपदों को मिलकर महाजनपद बनाया गया, एक राज्य टाइप का हो गया, तो उस राज्य में बहुत सारे लोग रहने लगे जो कि नागरिक कहलाने लगे राजा के। तो चूंकि महाजनपद काल के बारे में हम जान रहे हैं, तो महाजनपद काल भारत में दूसरे नागरिकीकरण का काल माना जाता है। अब हम आगे देख रहे थे कि महाजनपद काल में, तो देखिए महाजनपद काल में एक चीज़ का बहुत माना जाता है, मतलब कि ये सामाजिक में ही अगर हम देखा जाए तो सामाजिक में माना जाता था ये वर्ण व्यवस्था के बारे में। आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था मतलब क्या? वर्ण व्यवस्था समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया था। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाया गया था। पहले पे आता था ब्राह्मण, दूसरे पे आता था क्षत्रिय, तीसरे पे आता था वैश्य, चौथे पे आता था शूद्र। मतलब कि ब्राह्मण का काम था कि लोगों को शिक्षित करेगा, क्षत्रिय का काम था वो डिफेंस सिस्टम को संभालेगा, यानी कि राजपाट को संभालेगा। वैश्य का काम था कि वो व्यापार, बनिया एक्सेट्रा को संभालेगा। और जो शूद्र होता था उसका काम होता था साफ सफाई या मरे हुए जानवरों को उठा के फेंकना, या जो निचले स्तर का काम होता है मल मूत्र साफ करना, वो शूद्र को दिया जाता था। जो कि वर्ण व्यवस्था जो है धीरे धीरे अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगा, वर्ण व्यवस्था मजबूत होने लगा। मतलब कि वर्ण व्यवस्था, तुम अगर शूद्र हो तो तुम वही काम करोगे, तुम वैश्य हो तो तुम व्यापार करोगे, तुम क्षत्रिय हो तो तुम राज करोगे, और तुम ब्राह्मण हो तो तुम लोगों को शिक्षा और शिक्षा देने और शिक्षा के कार्य से जुड़ना होगा। ये एक पारंपरिक ढंग से बन गया। ये काल हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बुद्ध का काल माना जाता है, भगवान बुद्ध का काल माना जाता है। भगवान बुद्ध के ही मतलब समकालीन माना जाता है। तो इस समकालीन काल में आप देखना है कि उस समय में वर्ण व्यवस्था मजबूत भी हुआ और उस वर्ण व्यवस्था को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा कि देखो, अगर तुम शूद्र हो तो क्या तुम शूद्र का ही काम करोगे? नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का जो धर्म होता है, ब्राह्मण को लोग ब्राह्मण क्यों कहता है? ब्राह्मण को लोग ब्राह्मण इसलिए कहता है क्योंकि उसका सील बहुत स्थिर होता है। दूसरा चीज़, वो दूसरों की माँ को अपनी माँ समझता है। तीसरा चीज़ कि वो पाठन कार्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। और कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो ग्रंथ में भी ये बात लिखा गया है। लेकिन इसीलिए जो वर्ण व्यवस्था था
जो विदेशी लोग आए तो उन्होंने देखा क्या कि जो शूद्र है वो शूद्र काम कर रहा है, मतलब कि गंदा काम कर रहा है, जो निचले स्तर का काम है। पहले उन्हें पता नहीं था, पहले लगा क्या कि कोई मतलब जो जनरल चल रहा है वो ही वर्क चल रहा है, लेकिन उन्हें पता चला कि ये यहाँ वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम है। तो वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम जब उनको पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ इस बात से। किस बात से? कि जो शूद्र वर्ग है वही निचले स्तर का काम करेगा, जो वैश्य होगा वही व्यापार करेगा, जो क्षत्रिय होगा, जन्म से याद रखिएगा, जो जन्म से क्षत्रिय होगा वही राज करेगा, और जो जन्म से ब्राह्मण होगा वही शिक्षा और संस्कृति के कार्यों से और पठन पाठन के कार्यों से जुड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें इसके काल पढ़ने से पहले हम वैदिक काल के बारे में जानते हैं। तो वैदिक काल को हम जानते थे कि 2 चरणों में बांधते थे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो पूर्व वैदिक काल था उसी को ऋग वैदिक काल कहा जाता था, यानी कि खाना बदोश थे और पशुपालन थे। याद है मध्य पाषाण काल में बताए थे कि धीरे धीरे जो है पशुपालन और खाना बदोशी वाली जीवन का शुरुआत हो गया था, यानी कि 2-3-4%। और जो नव पाषाण काल था उसमें हम बताए थे आपको कि जो 80-90% तक जो लोग थे, 80% तक जो लोग थे वो खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे, अस्थायी जीवन जीने लगे, मृदभांड का निर्माण करने लगे। और ये जो मध्यकाल पाषाण काल था उसको संक्रमण काल भी कहा जाता है। ये बहुत सारा चीज़ आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो ऋग्वैदिक काल जो जिसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते थे, उसमें खाना बदोश जीवन जीते थे, पशुपालन करते थे बहुत सारे लोग। अब आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में लोग कृषि कार्य को अंजाम देते थे, मतलब कि लोग खेती भी करते थे, सुटेबल लाइफ जीने लगे, मतलब कि ग्रामीण जीवन जीने लगे, कबीलों में जीने लगे। आपको पहले आपको बोले थे कि जन मतलब कबीला, जनपद मतलब कई कबीलों का समूह, उसके बाद महाजनपद मतलब कई जनपदों का समूह, एक राज्य टाइप से। और साम्राज्य का मतलब होता है कई जनपद, जैसे कि उस एंशिएंट टाइम में आपको पहले में भारत का मैप बना के उसमें हम बता चुके थे पिछले वीडियो में कि भारत में 16 महाजनपद थे, और जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। मगध में 3 वंश था, हर्यक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। उसके बाद मगध का इतिहास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो हम पहले भी हम बहुत सारा चीज़ देख चुके हैं। ये थोड़ा सा लगता है हिल गया, 1 मिनट रुकिएगा। तो आप जानते थोड़ा सा कैमरा का थोड़ा समस्या हो रहा है, तो उसके लिए आप हमें माफ़ कीजिए और अपने भाई समझ के जो है थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। इसको मैनेज आपको करना पड़ेगा क्योंकि हम इतना पढ़ा रहे हैं मेहनत करके, तो आपको थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा। तो इसमें सुटेबल लाइफ जीने लगे, उद्योग और इंडस्ट्री का सामान्य स्तर पर जो है प्रचलन होने लगा, मतलब कि उद्योग और इंडस्ट्री भी प्रचलन में था लेकिन सामान्य स्तर पे था। सामान्य स्तर पे जो उद्योग और इंडस्ट्री था वो सामान्य स्तर पे था। तो यानी कि जो धार्मिक सुधार आंदोलन है, जो संस्कृति का जो काल है, जो सांस्कृतिक काल है। देखिए अब हम राजनीतिक काल पढ़ चुके, आर्थिक काल पढ़ चुके और सामाजिक काल पढ़ चुके, बचा सिर्फ एक काल, सांस्कृतिक काल। वर्ण व्यवस्था में पहले स्तर पे था ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र। ये आप समझ गए होंगे। इसको हम जो है मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ देते हैं कि हम विशेषताएं में जो है, विशेषताएं में आप देख चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे विशेषताएं में राजनीतिक पढ़ चुके, आर्थिक पढ़ चुके, सामाजिक पढ़ चुके। हम सांस्कृतिक पढ़ते हैं। सांस्कृतिक विशेषता। सांस्कृतिक विशेषता में हम जानते हैं कि सूत्रकाल का जो है इसमें विशेषता पाया जाता है, मतलब सूत्रकाल का आरंभ हुआ। दूसरा जो है इसमें धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। धार्मिक सुधार आंदोलन मतलब जो धर्म है तो ब्राह्मण ही वो करेगा और कोई नहीं कर सकता है। धर्म में जो सुधार होना चाहिए और धर्म में सुधार आंदोलन होना चाहिए, यानी जो बहुत बुद्ध धर्म में थोड़ा सा सुधार माना गया है। ये धार्मिक सुधार आंदोलन का काल कहलाता है। कौन काल? तो ये धार्मिक सुधार आंदोलन का काल यहाँ लिखेंगे कहलाता है। कौन कहलाता है? तो महाजनपद काल। महाजनपद काल को क्या कहते हैं? धार्मिक सुधार आंदोलन का काल कहते हैं।
अब छठी सदी ईस्वी पूर्व में मतलब कि वर्ण व्यवस्था भी मजबूत हो गया। आर्थिक में कृषि हम देख रहे हैं, कृषि यहाँ थोड़ा सा मिल गया है, कृषि, उद्योग और व्यापार, उसके बाद मुद्रा। ये मुद्रा काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को मिटाते हैं, ठीक है, इस चीज को मिटाते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे 6th सेंचुरी BC, छठी सदी ईस्वी पूर्व। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 6th सेंचुरी BC यानी बिफोर क्राइस्ट, छठी सदी ईस्वी पूर्व। अच्छा देखिए, इसमें कृषि का क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ, व्यापारिक क्षेत्र में क्रांति हुआ और मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ। अच्छा, इसमें पूछेगा क्या क्या हुआ? देखिए, इसमें कृषि में क्रांति हुआ, दूसरा उद्योग में क्रांति हुआ, व्यापार और उद्योग जिसे कहा जाता है। उसके बाद मुद्रा प्रचलन हुआ और इसमें क्रांति यानी कि क्रांति हुआ, मुद्रा प्रचलन हुआ या क्या कहते हैं व्यापक क्षेत्र में क्रांति हुआ, मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ। मुद्रा प्रचलन यहाँ लिख सकते हैं, प्रचलन आरंभ हुआ। व्यापक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति, व्यापक क्षेत्र में क्रांति आई। अच्छा, ये जो औद्योगिक क्रांति लिखे हैं इसी को हम औद्योगिक क्रांति बोल सकते हैं, औद्योगिक क्रांति, इसको हम औद्योगिक क्रांति भी कह सकते हैं। तो 6th सेंचुरी BC में क्या हो गया? कृषि में क्रांति आ गया, उद्योग में क्रांति आ गया, मुद्रा चलन का प्रचलन शुरू हो गया, व्यापक क्षेत्र में क्या आ गया? क्रांति आ गया। कब? छठी सदी ईस्वी पूर्व में। तो हम कृषि के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा प्रचलन के बारे में पढ़ेंगे और व्यापक क्षेत्र में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह का क्रांति आरंभ हुआ। अच्छा, याद है हम जब आपको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे छठी सदी ईस्वी पूर्व, तो उसमें हम बताए थे सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में। तो उसमें हम और उसके बाद हम जो इसके सामाजिक में बताए, उसमें हम बताए कि इसको द्वितीय नागरिकीकरण का काल कहा जाता है। तो अभी हम आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा, अचानक सर बता रहे हैं, इंद्रजीत सर अचानक बता रहे हैं क्या कि जो प्रथम नागरिकीकरण को छोड़ के द्वितीय नागरिकीकरण बता रहे हैं, ये जो सेकंड अर्बनाइजेशन लिख दिए, इसका क्या मतलब होता है? इसको इसमें भी तो कुछ ना कुछ बताना चाहिए। ठीक है, हम जानते कुछ ना कुछ, लेकिन उतना ही बताएंगे जितना एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। हालांकि हम प्रथम नागरिकीकरण और द्वितीय नागरिकीकरण में आपका जो डाउट है वो जरूर क्लियर करेंगे। तो द्वितीय नागरिकीकरण तो आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं? ये द्वितीय नागरिकीकरण था वो क्या कहते हैं, सामाजिक में हम बता चुके हैं कि जो विशेषता था महाजनपद काल का छठी सदी ईस्वी पूर्व से पहले, उसके बारे में आपको बता चुके हैं कि उसको द्वितीय नागरिकीकरण का काल भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं इसमें जो 6th सेंचुरी BC इसको कृषि में क्रांति आया, औद्योगिक क्रांति आया, मुद्रा प्रचलन आरंभ हुआ और व्यापक क्षेत्र में क्रांति आई। अच्छा, क्वेश्चन इससे बनेगा, दिमाग लगाना, ये सब जो पढ़ा रहा है ऐसा नहीं किसी बक रहे हैं। मुद्रा का बात हम पहले बता चुके थे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति, कृषि भी बहुत पहले आपको कृषि का शुरुआत हो चुका है, हमको पहले ही बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में। तुम पूछे थे ना कि सर सेकेंड अर्बनाइजेशन, अभी हम तुमको बताते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में। सेकेंड अर्बनाइजेशन। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम प्रथम नागरिकीकरण करेंगे। प्रथम, जो तुम लोग का मन में डाउट था, प्रथम नागरिकीकरण। अच्छा, हम देखो दो चीज से हम बताएं, एक होता है नागरिकीकरण, एक होता है नगरीकरण।
तो नगरीकरण और नागरिकीकरण में अंतर है। नगरीकरण मतलब हो गया जो सिटी का विकास हुआ, तो अभी हम प्रथम नगरीकरण हम बता रहे हैं। उसमें भी वहाँ पे जो हम लिखे थे नागरिकीकरण, वो नागरिकीकरण ना होके वो नगरीकरण था। क्यों? क्योंकि प्रथम नगरीकरण तो नगरीकरण यानी कि जो सिटी का विकास हुआ, जो शहरों का विकास हुआ, वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। तो ये जो अर्बनाइजेशन लिखते हैं, ये विकास होता है, वो कब हुआ था? तो सिंधु, आप जानते हैं, घाटी सभ्यता, इसका आंसर हो जाएगा प्रथम नगरीकरण। अच्छा, द्वितीय नगरीकरण यहाँ लिख देते हैं, द्वितीय नगरीकरण या नगरीकरण, नगरीकरण इसको कब कहते हैं? इसको कब कहते हैं? जो महाजनपद का काल या 6th सेंचुरी BC का काल, यानी कि इसमें काल, तो महाजनपद का काल, ये जो द्वितीय नगरीकरण माना जाता है। महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण माना, नगरीकरण बोल रहे हैं। अच्छा, पहले जब नागरिकरण, देखिए नागरिक भी तो होगा ही, क्योंकि अगर राजा रहेगा तो नागरिक तो होगा ही। अच्छा, अर्बनाइजेशन, अच्छा जो द्वितीय नगरीकरण था वो द्वितीय, उसको सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं, और जो प्रथम नगरीकरण था उसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोलेंगे। जो प्रथम नगरीकरण था वो कब हुआ था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, और जो द्वितीय नगरीकरण हुआ तो वो महाजनपद का काल था, यानी 6th सेंचुरी BC का काल था। अच्छा, जो वैदिक काल है, उस वैदिक काल में लोग ग्रामीण जीवन जीते थे। वैदिक काल में लोग ग्रामीण जीवन जीते थे, इसमें तो आपको पता ही है। तो वैदिक काल में लोग ग्रामीण जीवन जीते थे, यहाँ लिख देते हैं, वैदिक काल में लोग ग्रामीण जीवन जीते थे। अगला प्रश्न, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है, इसी को कहते हैं द्वितीय नगरीकरण। ये जो अर्बनाइजेशन शब्द का यूज आता है, अर्बनाइजेशन मतलब क्या हुआ? जो सिटी का विकास हुआ, अर्बनाइजेशन का विकास हुआ, एक तरह का बहुत सारे लोग जहाँ रहने लगे, सिटी का विकास हुआ, जो शहरों का विकास होना चालू हुआ, उस शहरों का जो विकास होना चालू हुआ उसी को अर्बनाइजेशन बोले। सेकंड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जो द्वितीय नगरीकरण का युग शुरू हुआ। फर्स्ट अर्बनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जो प्रथम नगरीकरण का जो युग शुरू हुआ। तो आप जानते करते हैं कि हमारे देश में, अगर हम अपने देश का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रथम नगरीकरण का कब शुरू हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंपल सा आंसर है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता थी, हम हट जाते हैं अगर कुछ लिखना है तो, सिंधु घाटी सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें जो है प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। जो द्वितीय नगरीकरण वो महाजनपद का काल माना जाता है, 6th सेंचुरी। वैदिक काल लोग ग्रामीण जीवन जीते थे, और सेकंड अर्बनाइजेशन को ही द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिख लिया आप लोग? अच्छा, अब जो है, अब हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। हम आपको पहले ही बता चुके थे वर्ण व्यवस्था पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे, अभी 6th सेंचुरी BC ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। अच्छा, इसका जो शुरुआत हुआ, यानी वर्ण व्यवस्था का जन्म कब हुआ? वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ पूर्व वैदिक काल
या जिसको हम कहते हैं ऋग वैदिक काल। इसमें वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ देखो, लेकिन हम लिख रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था उस समय केवल कर्म आधारित थी। उस समय जो था केवल कर्म आधारित थी। अच्छा, ये तो वर्ण व्यवस्था जो था, जिसमें वर्ण व्यवस्था में क्या क्या आता था, हम आपको पहले बता चुके हैं। पहले नंबर पर आते थे ब्राह्मण, जो शिक्षा का कार्य करते थे। दूसरे नंबर पे आता था क्षत्रिय, जो युद्ध करते थे और शासन करते थे, शासन का कार्य किया करते थे। तीसरे स्तर पे आता है वैश्य, जो कि व्यापार का कार्य देखते थे। और चौथे नंबर पे आता है शूद्र, जो कि निचले स्तर के कार्य किया करते थे। अब इस वर्ण व्यवस्था के बारे में तुमको हम फुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, वर्ण व्यवस्था का जन्म कहाँ हुआ? पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में। लेकिन उस समय जो था यह व्यवस्था केवल कर्म आधारित था, यानी कि कर्म के आधार पर कोई ब्राह्मण होता था। अगर कोई पठन पाठन का कार्य, शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहा है तो वह ब्राह्मण है। कोई युद्ध अभ्यास कर रहा है, कोई शासन संबंधी कार्य में लगा हुआ है तो वह क्षत्रिय है। कोई व्यापार कर रहा है, कोई ट्रेड का काम कर रहा है तो वो वैश्य है। और कोई निचले स्तर का गाय माल को फेंक रहा है, झाड़ू लगा रहा है, यानी कि साफ सफाई का कार्य कर रहा है, या कोई निचले स्तर का कार्य कर रहा है तो वो शूद्र होता था। अच्छा, अब इसका जो विकास हुआ, कब हुआ? तो इसका जो विकास हुआ, अब इसका क्या पढ़ेंगे? वर्ण व्यवस्था का विकास, यानी कि विकास कब हुआ? विकास का जो पहला स्टेज था, फर्स्ट स्टेज और डेवलपमेंट वर्ण व्यवस्था, पहला इसका स्टेज था। पहला स्टेज इसका विकास कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में पहले स्तर पर विकसित हुआ। और उस समय उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गया? यह व्यवस्था जो थी, यह व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई। मतलब कि ये व्यवस्था जो जन्म आधारित हो गई, यानी कि उस समय जो व्यवस्था थी केवल कर्म आधारित थी, वर्ण व्यवस्था की कर्म से ब्राह्मण होगा, लेकिन अब जन्म आधारित हो गया। कब? उत्तर वैदिक काल आते आते। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट स्टेज पर विकास हुआ, इसका विकास जो है फिर सेकेंड स्टेज पर भी हुआ। कब हुआ? सेकेंड स्टेज, द्वितीय आधार पर इसका विकास हुआ। अच्छा, द्वितीय आधार पर इसका विकास कब हुआ? तो द्वितीय आधार पर इसका विकास हुआ 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान, 6th सेंचुरी BC के दौरान, यानी कि 6ठी सदी ईस्वी के दौरान, 6th सेंचुरी BC में, 6th सेंचुरी BC में, मैंने देखा अच्छा से BC में ये बहुत ज़्यादा स्तर पे विकास हो गया। विकास इसका हो गया किसका? वर्ण व्यवस्था का, कि जो ब्राह्मण है वही शिक्षा देगा, जो क्षत्रिय है वही युद्ध करेगा, जो वैश्य है वही व्यापार करेगा, और जो शूद्र है वही निचले स्तर का कार्य करेगा। ठीक है। और इसमें कठोरता पर बल दिया जाने लगा। इसमें जो विकास हुआ 6th सेंचुरी BC में, इसमें कठोरता पर बल दिया जाने लगा। कठोरता पर बल दिया जाने लगा, मतलब कि वर्ण व्यवस्था का जन्म कब हुआ? पूर्व वैदिक काल में, लेकिन यह व्यवस्था उस समय केवल कर्म आधारित थी। विकास हुआ सेकेंड उत्तर वैदिक काल में, यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। दूसरे स्तर पर विकास हुआ 6th सेंचुरी BC में, जब पूरी तरह से ये विकसित होने लगा और कठोरता पर बल दिया जाने लगा कि रे शूद्र तुमको यही काम करना है, रे ब्राह्मण तुम शिक्षा देगा, रे क्षत्रिय है चलो तुम राज करो, तुम महल में जाओ और लोक प्रशासन चलाओ। ये आधारित हो गया। और जो सूत्र साहित्य है में इसका चर्चा होता है।
सूत्र साहित्य एक पुस्तक है। यहाँ देखिए, अगर हम कहीं अगर लिखना, अगर जगह मेरे पास लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एक सूत्र साहित्य नाम का पुस्तक है, साहित्य नाम का पुस्तक है, सूत्र साहित्य, जिसको धर्म सूत्र भी कहा जाता है, धर्म सूत्र भी कहा जाता है। इसमें इसके बारे में बताया गया है, इसमें इसका चर्चा होता है, इसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा होती है। सूत्र साहित्य जिसको धर्म सूत्र कहा जाता है, इसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। तो देखिए, हम आपको सोर्स भी बता दिए, वर्ण व्यवस्था का जन्म कब हुआ वो भी बता दिए, वर्ण व्यवस्था में क्या क्या आता है वो भी बता दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसका क्या काम होता है वो भी बता दिए, पहले स्तर पर कब विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में, और उस समय ये सिर्फ जन्म आधारित हो गई थी, और दूसरे स्तर पर जो विकास हुआ उसमें कठोरता पर बल दिया जाने लगा। मतलब कि जन्म, अगर तुम शूद्र में जन्म लियो तो तुमको गाय माल उठा के फेंकना पड़ेगा, तुमको किसी का पर पखाना साफ करना पड़ेगा, तुमको गंदा कर नाली वाली साफ करना पड़ेगा, जानवर मर जाएगा तो उसको उठा के फेंकना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, जो निचले स्तर का काम था वो तुमको करना पड़ेगा। तो 6th सेंचुरी BC में इसमें कठोरता आने लगा। अच्छा, इस सबका वर्णन कहाँ मिलता है? तो सूत्र साहित्य नाम, धर्म सूत्र नाम का एक पुस्तक है, इसमें वर्ण व्यवस्था का चर्चा होता है। अच्छा, कोई पूछेगा कि ये जो सूत्र साहित्य है, ये इसको किसने लिखा, ये किसका साहित्य है? तो देखो, हम आपको बता देते हैं, ये जो सूत्र साहित्य है, ये पहले आप लिख ले, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। ये जो सूत्र साहित्य है, ये ब्राह्मणों का एक साहित्य है, जिसमें वर्ण व्यवस्था सहित सभी प्रकार के सामाजिक विधानों यानी नियमों की चर्चा हुई है, यानी अनुशंसा हुई है। यानी ये जो सूत्र साहित्य है, ये सूत्र साहित्य ये किसका साहित्य है? ये ब्राह्मणों का साहित्य है। किसका साहित्य है? ब्राह्मणों का साहित्य है, साहित्य। इसमें बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के अलावा भी इस सूत्र साहित्य में बहुत कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है? कि ब्राह्मणों का जो साहित्य है, जिसमें वर्ण व्यवस्था सहित सभी प्रकार के सामाजिक विधान मतलब नियम, तो उसकी चर्चा हुई है और अनुशंसा हुई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो सूत्र साहित्य ब्राह्मणों का साहित्य है, जिसने वर्ण व्यवस्था सहित, उसको मिटा के हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं मिटा के, सूत्र साहित्य ब्राह्मणों का साहित्य जिनमें वर्ण व्यवस्था सहित अन्य सामाजिक विधानों की चर्चा होती है। चर्चा बोल सकते हैं या अनुशंसा बोल सकते हैं, अनुशंसा होती है। अच्छा, ये सारा नॉलेज जो हम आपको दे रहे हैं, ये सिर्फ NCERT के आधार पे दे रहे हैं, हम बाकी किसी आधार के किताब के अनुसार पे नहीं दे रहे हैं। और जानते हैं, अगर आपको पढ़ाने लगे तो बहुत विस्तृत स्तर पर चले जाएगा। इतना पढ़ाएंगे कि हम आपको 50 वीडियो पढ़ा देंगे, 30 वीडियो 40 वीडियो पढ़ा देंगे, लेकिन पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म नहीं होगा। अगर हम आपको, हाँ, अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता, PPT माध्यम रहता, तो हम आपको घिसते जाते पढ़ाते जाते। लेकिन जब मार्कर और लिख के बताना होता है, तो सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना में आपका समझ विकसित हो जाए, और जितने में आपको कंपटीशन में आप कोई भी प्रश्न देखें तो आपका एक समझ के अनुसार आप उसको सही से। तो सूत्र साहित्य क्या है? ब्राह्मणों का साहित्य, जिसमें वर्ण व्यवस्था सहित अन्य सामाजिक विधानों की चर्चा होती है या अनुशंसा होती है। अच्छा, सूत्र साहित्य मतलब वैसा साहित्य, देखिए अभी पूछ सकता है, सूत्र साहित्य ब्राह्मणों का साहित्य है, जिसमें सिर्फ बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसे चलेगा। तो अच्छा, वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में बता चुके हैं कि ये पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में, ये सारा चीज बता चुके हैं। इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिए, कितना बताएंगे, इसमें आगे भी हमको बढ़ना है। तो देखिए, ये तो हम आपको बता रहे थे कि जो वर्ण व्यवस्था था उसके बारे में।
अब हम आपको बताएंगे जो सांस्कृतिक विकास हुआ वो सांस्कृतिक विकास कैसे हो, सांस्कृतिक विकास। तो अब हमको विकास के बारे में पढ़ना है, तो सांस्कृतिक विकास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पहले ही बताए थे कि जो महाजनपद काल था उसमें आपको पहले ही बताए थे कि 4 चीज़ बताए थे। तो पॉलिटिकल बताए थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो राजनीतिक पढ़ चुके महाजनपद काल, आर्थिक पढ़ चुके कि कृषि, उद्योग, व्यापार, मुद्रा सहित, और तीसरा सामाजिक पढ़ चुके भारत में दूसरे नागरिकीकरण का काल, और चौथा भी पढ़ेंगे सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में 4 चीज़ पढ़ चुके थे, सूत्र काल और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो धार्मिक सुधार आंदोलन सहित अभी इसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सांस्कृतिक विकास पढ़ेंगे, सांस्कृतिक विकास यानी जो चौथा हम पढ़े थे सांस्कृतिक बारे में, जिसमें सूत्र काल और धार्मिक सुधार आंदोलन था, उसमें अभी हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक विकास के बारे में। तो आप लोग हेडिंग दे सकते हैं सांस्कृतिक विकास, इसको मिटा देते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग का हेडिंग है सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, यही हम लोग का भी टॉपिक है, सांस्कृतिक विकास। अच्छा, ये सांस्कृतिक विकास हम किसका पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं महाजनपद का। यहाँ लिख देते हैं, जब बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। सब महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं, सांस्कृतिक विकास। अच्छा, तो सांस्कृतिक विकास में हम जानते हैं कि बौद्धिक आंदोलन शुरू हुआ। क्या हुआ? बौद्धिक आंदोलन, आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। ये सांस्कृतिक आंदोलन में है। सांस्कृतिक विकास में क्या हुआ कि बौद्धिक आंदोलन शुरू हुआ, यानी भगवान बुद्ध का जो आंदोलन होता है। अच्छा, इस बौद्धिक आंदोलन में जो था 62 विचारक थे, 62 विचारक यानी कि जब सांस्कृतिक विकास चालू हुआ, जब संस्कृति का विकास हुआ, यानी जो धर्म था उसमें जब सुधार होने लगा और विकास होने लगा, तो इसमें 62 विचारक थे। किसमें? बौद्ध धर्म में 62 विचारक थे। तो बौद्धिक आंदोलन की जो शुरुआत हुई उस सांस्कृतिक विकास में, उसमें 62 विचारक थे। अच्छा, ये जो 62 विचारक थे, इसमें गौतम बुद्ध और महावीर जैन भी थे। इसमें कौन कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर जैन। इसमें जो 62 विचारक थे, गौतम बुद्ध थे और महावीर जैन थे, जो बौद्धिक आंदोलन का जो शुरुआत हुआ। यानी बौद्धिक आंदोलन मतलब क्या? मतलब दिमाग का आंदोलन, क्रांति का युग। जब धर्म को देखा गया कि सिर्फ इस धर्म से मोक्ष का प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो हमको जो है धर्म में कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए। तो सब लोग अपना कमंडल वंडल लेके निकले कि चलो हम खोजते हैं भगवान को। किसने कहा मैं मोक्ष खोजूंगा, किसने कहा कि मैं जो लोगों को जो समस्या होता है, जो कष्ट होता है, दुख का कारण खोजूंगा। तो किसी ने कहा कि मुझे जो है सांस्कृतिक दृष्टि से जितने भी धर्म में और पाठ्यक्रम और वेद में जितने भी सूत्र दिए गए हैं, उसका आधार मुझे खोजना है। तो हर तरह से जो है यहाँ पर इसमें धार्मिक सुधार होने लगा, और इसमें 62 विचारक थे, इसमें गौतम बुद्ध और महावीर जैन का भी नाम पाया जाता है। अच्छा, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो नास्तिक लोग अच्छा, नास्तिक लोग का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, वो लोग जिसको भगवान से कोई मतलब नहीं होता है, वो भगवान को नहीं मानते हैं। उसका मानना था कि जो वेद होता है, वेद, उसको भगवान ने नहीं लिखा है। तो भैया किसने लिखा है? तो ब्राह्मणों ने लिखा है। ये इसका कहना था, ब्राह्मणों ने लिखा है, ठीक है। जो नास्तिक लोग थे उनका मानना था कि जो वेद जो है वो भगवान ने नहीं, ब्राह्मणों ने लिखा है। भगवान ने
नहीं लिखा है, ये मानव की रचना है। अच्छा, ये ब्राह्मणों की जगह ये मानव भी लिख सकता है, मानव, मानवों ने लिखा है, लिखा है। हालांकि बहुत जगह ब्राह्मण ने भी लिखा करते हैं और बहुत जगह मानव, चूंकि ये ब्राह्मणों का ज़्यादातर धर्म माना जाता है इसलिए ये ब्राह्मणों का यूज़ किया जाता है। लेकिन बहुत जगह ये कहा जाता है कि नास्तिकों लोग का मानना है कि भगवान ने नहीं, ये मानव ने लिखा है। और इसका आलोचना भी होता है। क्या होता है यहाँ पे? आलोचना होता है, आलोचना। अच्छा, आलोचना क्या होता है? इसमें आलोचना होता है कि वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित ही होना चाहिए। इसमें आलोचना अभी तक तो नहीं हुआ है लेकिन हम कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, जो लोग हैं वो कर सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है उसे धर्म, उसे जन्म आधारित, जन्म आधारित न होकर उसे कर्म आधारित होना चाहिए। मतलब कि उसमें आलोचना कर सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है उसे जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित होना चाहिए। किसमें हम कह रहे हैं कि जो वेद जो नास्तिक लोगों का मानना है कि भगवान ने नहीं लिखा है, ब्राह्मणों ने या मानवों ने लिखा है। और सांस्कृतिक विकास में बौद्धिक आंदोलन का शुरुआत हुआ, 62 विचारक थे, इसमें गौतम बुद्ध और महावीर जैन का भी नाम आता है। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि जो संविधान लिखे, जो संविधान का एक बहुत बड़े विचारक के रूप में माना जाता है और आज भी उन्हें जाना जाता है, आज भी उन्हें पूजा जाता है, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो बहुत सम्माननीय व्यक्ति है। हम क्या, पूरा देश उनका सम्मान करता है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था, क्या कहना था, यहाँ देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था, किसको कहना था? तो दलितों को कहना था। दलितों पुकार के कहते थे, दलितों यानी कि जो दलित लोग थे, कहते थे जो ब्राह्मण धर्म है, जो वेद धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है उसे छोड़ दो, और क्या कहते थे? और कहते थे कि बौद्ध धर्म अपना लो। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म किसी को ऊंच नीच, किसी को अगड़ा पिछड़ा, किसी को नहीं मानता है, सबको एक समान मानता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, जिनको संविधान का अध्यक्ष भी माना जाता है और बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति रहे हैं अपने ज़माने के, इनका मानना है, ये दलितों को कहते थे कि ब्राह्मण धर्म छोड़ दो और बौद्ध धर्म अपना लो, ये इनका मानना। तो जो सांस्कृतिक विकास हुआ उसमें भगवान बुद्ध का भी जिक्र आता है, जैन धर्म यानी महावीर का भी मतलब जिक्र आता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारा चीज़ है। अब इसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा मौर्य साम्राज्य। तो आज तक के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, अगला वीडियो होगा ना उसमें हम पढ़ेंगे। इतने चीज़ को आप कवर कीजिए पहले, ठीक है। कि जो ऋग वैदिक काल से लेकर जो हम यहाँ तक पढ़ाए हैं, जो अगले दिन पढ़ाएंगे, अगले दिन का टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य। अगले दिन का टॉपिक क्या होगा? मौर्य साम्राज्य, ये अगले दिन का टॉपिक है। अच्छा, मौर्य साम्राज्य हम आपको पहले भी पढ़ाना जा रहे थे जब मगध का बात शुरू किए थे, लेकिन हम सोचे क्या कि अगर इतना चीज़ नहीं बताएंगे, वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं बताएंगे, कहाँ से आया वो नहीं बताएंगे, और जो सांस्कृतिक विकास हुआ वो नहीं बताएंगे, और जो इतना देर में जो बौद्धिक आंदोलन, जो 62 विचारक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महाजनपद का काल, जो अर्बनाइजेशन का काल था वो नहीं बताएंगे, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो राजनीतिक जो रिवोल्यूशन हुआ उसको नहीं बताएंगे, कौन कौन वंश आया उसको नहीं बताएंगे। उसके बाद
किसका किसका विकास कब हुआ वो नहीं बताएंगे, सांस्कृतिक विकास नहीं बताएंगे, और जनपद के बारे में नहीं बताएंगे, तो कैसे पता चलेगा। तो इतना चीज़ें पता चला ना, अब जो है मौर्य साम्राज्य पढ़ने में अलग ही मज़ा आएगा, अलग ही मज़ा आएगा मौर्य साम्राज्य को पढ़ने में। मौर्य साम्राज्य में हम लोग काल पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे और उसका पतन पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से। तो आप यह जानते हैं कि इसमें महाजनपद में लिखा हुआ है, जो हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद के बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। इसी किताब से हम आपका जो है सिर्फ वही पढ़ाते हैं, हमको पूरा पढ़ना पड़ता है, एनालाइज पूरा करना पड़ता है। आपको सिर्फ उतना ही छोटा मोटा चीज़ बताते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और जिससे आपका कंपटीशन निकल जाए। क्योंकि इसके अलावा हिस्ट्री सिर्फ नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री में ही इतना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तो मिडाइवल पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। फिर विश्व इतिहास का कुछ भाग पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि सोवियत संघ वगैरह बहुत सारा चीज़ आएगा, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री तो ही गया, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, मैथ है, रीजनिंग है, उसके बाद हिंदी है, कुछ इंग्लिश का भी कुछ टॉपिक्स है, बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना है। जैसे कि एक चीज़ में उतना समय बर्बाद नहीं करेगी, इसीलिए आपको मोटा मोटा और जितना ही पढ़ा दिए उतने को आप कवर कर लीजिएगा ना, तो आपका एक सोच विकसित हो जाएगा, एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और इतना समय अगर आपका एक भी प्रश्न छूट जाएगा तो आप बता दीजिएगा। हाँ, अगर आपका कुछ प्रश्न जो लगता है कि नहीं थोड़ा इधर उधर से है, तो आप हमको पूछ सकते हैं, और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा, ताकि हम आपको बताने में मुझे बढ़िया हो। और अभी तक हम क्या कर रहे हैं, 6वीं सदी ईस्वी पूर्व शुरू कर दिए हैं। तो कल हम मौर्य साम्राज्य पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कुछ पढ़ के आइएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और नए भी पढ़ के आइएगा ना तो हम आपको आगे बताएंगे। तो नास्तिक लोगों का मानना था कि वेद भगवान नहीं लिखा है, मानवों ने लिखा है। सांस्कृतिक विकास में बौद्धिक आंदोलन का शुरुआत हुआ, और इस बौद्धिक आंदोलन में 62 विचारक थे जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिया। आलोचना भी कर सकते हैं इस धर्म का कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित होना चाहिए। पहली जब वर्ण व्यवस्था शुरू हुआ था, जब वर्ण व्यवस्था कंडक्ट किया गया था पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में, तो उस समय पर जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म आधारित ही था, कि कर्म के आधार जिसको जो काम करना है वो कर सकता है। आज के दौर में जिसको जो काम करना है वो कर रहा है, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका है। ठीक है, भारत आज़ाद हो चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।